चैनल के सभी ज्योतिष प्रेमियों को नमस्कार, जय श्री कृष्णा, प्रणाम। ज्योतिष सीखने का विषय है, गहराई में उतरने का विषय है। जितना ज़्यादा गहराई में उतरना चाहते हैं आप, उतना समय दीजिए। यदि आप समय देते हैं तो ज्योतिष भी समय का दूसरा बदला हुआ रूप है। वो आपको समय देगा, और जब वो समय देगा तो आपके अंदर एक समझदारी, ज्ञान की युति हो जाएगी और आप विद्वान हो जाते हैं, ज्योतिष के जानकार हो जाते हैं। ज्योतिष में अलर्ट टप्पू बताने की अपेक्षा यदि आप अच्छे से उस विषय को जान लेते हैं तो आपको बताने भी आनंद आएगा, और जिसके लिए आप बताते हैं उसको भी आनंद और सच्चाई का पता लगेगा, जिसके फलस्वरूप वह व्यक्ति आपकी तारीफ ही नहीं, आपकी पूजा भी करने लगता है, क्योंकि आप में उसका विश्वास बढ़ जाएगा। ऐसे में आइए हम चलते हैं, ज्योतिष का एक नया विज्ञान, नई अनुभूति लेते हैं। विदेश, देश, प्रदेश, सब जगह पर विद्या पूजित होती है। विद्वान जहाँ जाएगा उसकी पूजा होगी। इसलिए आइए इस ज्योतिष विद्या में प्रवेश करें और लेते हैं एक वृषभ लग्न का कुंडली चार्ट। इसमें हम जानेंगे वृषभ लग्न के अंतर्गत पड़ने वाले किन ग्रहों से बुरा और अच्छा जीवन में समय आएगा, यानी कारक और निवारक दोनों। हम आइए इस विषय को अच्छे से समझें और देखें। पूरे वीडियो को बड़े ही विवेक से देखिएगा, क्योंकि हम लेने जा रहे हैं रामानुजाचार्य का एक सूत्र। इसमें रामानुजाचार्य का कहना है वृष लग्न के ऊपर कि वृष लग्न में जन्म हो तो शनि केंद्र यानी दशम तथा त्रिकोण नवम का स्वामी होता हुआ भी योग बहुत शुभ फल नहीं दे सकता, यदि इसके साथ सूर्य तथा बुध की युति ना हो। अब चलिए इसी बात को लेकर के हम करते हैं टिप्पणी सूत्र पर। देखिए, शनि के बहुत शुभ फल न देने का कारण क्या है? संभवतया यह है कि उसकी मूल त्रिकोण राशि दसम भाव में पड़ती है। यह केंद्रेश होकर अशुभ नहीं रहता, यानी थोड़ा शुभ होता है। शनि चूंकि ग्रहों में निम्नतम श्रेणी का है, इसलिए इसका नवमेश होना इसको अधिक शुभ नहीं बना सकता। इसलिए इसकी शुभता को बढ़ाने के लिए इसके साथ दूसरे योग कारक ग्रहों का संसर्ग आवश्यक है। सूर्य चतुर्थेश अर्थात केंद्रेश और बुध कोणेश पंचमेश मिलकर राज योग की सृष्टि करते हैं। इसलिए उनका शनि से योग शनि में अधिक शुभता लाएगा। स्वतंत्र रूप से शनि अपनी दशा भुक्ति में शुभ फल तो करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा उत्तम फल की आकांक्षा मत रखिए, क्योंकि ये विषय ज्योतिष के परिप्रेक्ष्य को लेकर के है, अत्यंत गूढ़तम है। और अगर हम इसे इस तरह से समझेंगे चार्ट में नक्शे के मुताबिक, एरो के मुताबिक, तो और आसान हो जाएगा। ठीक है। अब दूसरी बात, यदि दशम भाव में कुंभ राशि में राहु स्थित हो अथवा नवम भाव में मकर राशि में गुरु तथा मंगल स्थित हों, तो मनुष्य को गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। अब गंगा स्नान का फल तभी इंसान ले सकता है जब वो समस्त सुखों से परिपूर्ण हो जाएगा, तभी उसका मन करेगा भाई हम गंगा स्नान करने जाएं। तो दसम भाव में कुंभ राशि में राहु स्थित होने पर लाभ क्यों कहा गया? देखिए, राहु एक छाया ग्रह है और छाया ग्रह का स्वतंत्र फल नहीं होता। इसलिए अगर इस पर दृष्टि अथवा युति द्वारा कोई प्रभाव नहीं, तो ये दशम भाव से प्रभावित होकर दशम भाव ही का फल करेगा। ठीक है, क्योंकि शनि की राशि में है तो दशम भाव का ही फल करेगा। दशम भाव चूंकि धर्म कर्म आदि यज्ञीय कर्मों का भाव है,
और राहु गंगा स्नान आदि धार्मिक कृत्य देगा। ठीक। अब उधर नवम स्थान भी धर्म स्थान है, अतः वहां पर उच्च मंगल की स्थिति विशेषतया एक धार्मिक ग्रह गुरु के साथ होकर धर्म में उत्कृष्टता उत्पन्न करेगी, जिससे तीर्थ इत्यादि में गंगा स्नान भी होगा। अब रामानुजाचार्य जी एक बात और वृष लग्न के ऊपर कह रहे हैं। कहते हैं चंद्रमा अगर चतुर्थ भाव में सिंह राशि में गुरु और बुध द्वारा दृष्ट हो तो बहुत धन आदि देता है। ऐसा क्यों कहा? अब सूत्र देखिए। महर्षि पाराशर ने वृषभ लग्न वालों के लिए चंद्रमा को पापी कहा है, क्योंकि यह तृतीय स्थान का स्वामी बनता है। ग्रंथकार की सम्मति में अगर चंद्रमा पर गुरु और बुध की दृष्टि हो तो बहुत शुभ फल, धन इत्यादि को देने वाला बन जाता है। गुरु लाभेश होने के कारण और धन कारक होने के कारण धन के विषय में बहुत शुभ फलदायक है। भाई हम आपको कई बार बता चुके हैं, धन के बारे में विचार करना है तो गुरु को जरूर देखना होगा, क्योंकि धन का कारक गुरु है। इसी प्रकार बुध द्वितीय और पंचम दो शुभ धनदायक भावों का स्वामी होकर और गुरु से मिलकर चंद्रमा पर आर्थिक दृष्टिकोण से शुभ प्रभाव डालेगा। परंतु मुख्य प्रश्न यह है कि क्या तृतीयेश एक पापी भाव का स्वामी होकर शुभ प्रभाव में आकर और अधिक अशुभ फल नहीं करेगा? ग्रंथकार की यह सम्मति नहीं। ऐसा लगता है कि जब अष्टम जैसे अशुभ भाव के आधिपत्य का दोष चंद्रमा को नहीं लगता तो तृतीयेश होने का दोष उसे क्यों लगेगा? ठीक है, हमको अंततः यह मानना ही होगा कि चंद्रमा एक लग्न के रूप में गुरु और बुध के शुभ प्रभाव में आकर शुभ फल ही प्रदान करेगा। तीसरी टिप्पणी देखिए, ग्रंथकार ने क्या कहा है। कहते हैं वृश्चिक राशि में सप्तम स्थान में स्थित मंगल शुभ फल करता है, जबकि मंगलिक होता है। सूर्य और शनि नवमेश यदि लाभ स्थान में स्थित हो तो जातक धनी और दीर्घायु होता है। ये इनका मत है। अब उस पर टिप्पणी देखिए। हम चर्चा कर रहे हैं सूत्र पर। पाराशरीय नियम के अनुसार द्वादशेश स्थानांतर अर्थात यहाँ सप्तम भाव का फल देगा। एक नैसर्गिक पापी ग्रह होकर मंगल केंद्राधिपति होकर अपना पापत्व खो देगा। बड़े ही भाव से चाव से सुनिएगा। अब इसका पुनः केंद्र में निज राशि में स्थित होना उसके शुभत्व की वृद्धि करेगा। तो कहने का मतलब जहाँ तक सूर्य और शनि की एकादश स्थान में स्थिति का प्रश्न है, सूर्य एक लग्न के नाते और शनि एक आयुष्य कारक के नाते प्रबल उपचय स्थान में होकर बलवान होंगे और इसीलिए आयु को बढ़ाएंगे। सूर्य और शनि की युति योग प्रद भी हो जाएगी, क्योंकि शनि को कोणेश सूर्य की सहायता मिलेगी। एक सूत्र फिर दिया उन्होंने, बोले अगर वृषभ लग्न है और बृहस्पति और बुध परस्पर एक दूसरे को देखते हों अथवा एक राशि में साथ बैठे हों तो धनदायक योग बनाते हैं। इसके ऊपर विचार करते हैं। गुरु धन कारक होता हुआ और एकादशेश होता हुआ धन का और अधिक प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, इसका प्रतिनिधित्व करता है। इसी प्रकार बुध स्वतंत्र रूप से द्वितीयेश और पंचमेश होता हुआ शुभ है। इसका मतलब गुरु से युति यदि संबंध दो धनदायक ग्रहों का संबंध होगा तो यह सृष्टि जातक के लिए अनुकूल बनाएगा, धन संपत्ति की सृष्टि करेगा। ठीक है, अब देखिए एक सूत्र इन्होंने दिया। अब इस पर टिप्पणी हम लेते हैं। पाराशरीय नियम के अनुसार द्वादशेश मंगल ने सप्तम भाव का फल करना होता है।
एक पापी ग्रह के नाते मंगल सप्तम केंद्र का स्वामी होकर अशुभ नहीं रहता, परंतु इसको शुभ भी तो नहीं कहा जा सकता, इसलिए इसकी दृष्टि में कुछ न कुछ पापत्व रहेगा, जो कि गुरु और बुध के शुभत्व को कम कर देगा। इसलिए बहुत ज़्यादा धन की प्राप्ति नहीं होगी, लेकिन फिर भी धन की पर्याप्त प्राप्ति रहेगी, जीविका अच्छी चलती रहेगी। वृषभ लग्न वालों के लिए ये एक और सूत्र कहते, वृषभ लग्न हो और गुरु बुध एवं मंगल यदि एक राशि में स्थित हों तो बुध की दशा ऋण देने वाली होगी। क्यों? देखिए, प्रत्येक जन्म कुंडली में छठा, आठवां और 12वां भाव बुरे फल देने वाले माने गए हैं। ठीक है, छठा, आठवां और 12वां ये भाव अभाव अर्थात कमी, निर्धनता आदि के सूचक हैं। अब देखिए कि गुरु की मूल त्रिकोण राशि अष्टम स्थान में पड़ती है और मंगल की द्वादश भाव में, इसलिए इन दोनों ने मिलकर ऋण की सृष्टि तो करनी ही करनी है। बुध का काम तो दूसरों के प्रभाव को व्यक्त करना है, इसलिए बुध अपनी दशा में मंगल और गुरु के ऋणदायक प्रभाव को लाकर खड़ा कर देगा। ठीक, अब एक सूत्र और देखिए, कहते हैं वृष लग्न में गुरु मंगल और बुध की युति के संबंध में बुध का फल बताने के बाद ग्रंथकार कहते हैं मंगल और गुरु का फल कि मंगल तो अपनी दशा में धन देगा, परंतु गुरु की दशा बहुत ज़्यादा धन नहीं देगी, मिश्रित फल को देने वाली होगी। अब इस पर विचार करते हैं, ऐसा क्यों? मंगल अपनी दशा में गुरु और बुध का फल करेगा, क्योंकि पापी केंद्रेश होने के कारण यह पापी नहीं रहा और इसीलिए शुभ प्रभाव में आकर शुभ फल करेगा। लेकिन गुरु ने मंगल और बुध का फल उसमें मिला है, तो इसलिए गुरु ने मंगल और बुध का फल करना है। मंगल तटस्थ है और बुध भी मंगल के साथ मिलकर तटस्थ, अतः गुरु जहाँ बुध की युति के कारण अपने लाभेश होने के कारण शुभ फल करेगा, वहाँ वह मंगल के तटस्थ होने के कारण अपने शुभ फल में कमी भी लाएगा, इसलिए गुरु का फल मिश्रित कहा गया है। बुध जब अकेला केंद्र में स्थित होगा तो शुभ फल देगा, कारण कि द्वितीयेश और पंचमेश होने के नाते स्थानांतरान गुणनेन के अनुसार इसने पंचम त्रिकोण का फल करना है, जो कि शुभ होगी, और चूंकि बुध ने अपनी केंद्र स्थिति का भी फल करना है, ये फल शुभता से बढ़कर योगप्रद हो जाएगा। ठीक है, अब एक सूत्र और देखते हैं। अगर वृष लग्न में बुध और शुक्र हों और गुरु की सप्तम दृष्टि उन पर हो तो बुध अपनी दशा में बहुत ऊंची कोटि का योग फल करना होता है। क्यों ऐसा? देखिए, बुध द्वितीय और पंचम का स्वामी होने से, गुरु लाभेश होने से और शुक्र लग्नेश होने से सभी धन द्योतक होंगे वृष लग्न वालों के लिए, और इसीलिए नियम अध्याय के अनुसार जो सूत्र दिया गया है धनदायक सिद्ध होंगे। यदि इस योग पर मूल त्रिकोण राशि के आधिपत्य की दृष्टि से विचार किया जाए तो भी फल शुभ ही निकलता है। मैं ध्यान लेना चाहूँगा आपका पूरी तरह से कि आप एक भी क्षण इधर उधर अपना ध्यान मत भटकाएं। शुक्र छठे से आठवें होने के कारण ऋण आदि का नाश करके विपरीत राजयोग का शुभ फल करेगा। इसी प्रकार गुरु की मूल त्रिकोण राशि धनु अष्टम में पड़ती है। गुरु अष्टम से द्वादश है, यहाँ भी अष्टम को हानि पहुँचाने के कारण गुरु शुभ फलप्रद है। बुध ने तो गुरु और शुक्र के सम्मिलित फल को ही व्यक्त करना है ना, अतः बुध भी शुभ फलदायक होगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। यदि नहीं आया है तो आप टिप्पणी करेंगे यानी कमेंट करेंगे तो हम उसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। अभी बाकी है सूत्र। बहुत सारे सूत्रों के बारे में लगातार जानकारी लेना चाहते हैं तो चैनल पर आप बने रहें और लगातार प्रत्येक वीडियो को
अवश्य देखें ध्यानपूर्वक। इससे आपको और तो कुछ नहीं, योगों के बारे में, सूत्रों के बारे में अधिकाधिक जानकारी प्राप्त होगी, ऐसी मैं आशा करता हूँ। और इसी के साथ आप लोगों से ये निवेदन करता हूँ कि यदि आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसे तमाम सारे वीडियोस के बारे में जानकारी मिलती रहे। इसी के साथ मैं लेता हूँ विदा। सूत्र अभी बाकी हैं। वृष लग्न, मिथुन लग्न के ऊपर हम चर्चा पुनः करेंगे। लेते हैं आप सभी से विदा। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक नमस्कार, जय श्री कृष्ण और हृदय से प्रणाम।